हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख तथा कुछ छोटी सहायक नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप दक्षिण भारत की लगभग सभी नदियों को कवर कर पाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी, इसका उद्गम होता है सिहावा जिला, सिहावा स्थान के पास, जो कि रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है और इसका जो नदी प्रवाह क्षेत्र है, जो द्रोणी क्षेत्र है, वह 53% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आता है और 47% अपवाह द्रोणी इसकी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उसके बाद इसका उद्गम इधर छत्तीसगढ़ रायपुर के पास। गोदावरी नदी उसके बाद आती है। इसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के पास से होता है। लंबाई कुल है 1465 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। कभी कभी प्रश्न आता है कि पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता तथा मंजरा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो आंसर होता है इसका गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम, जैसा कि बताया गया, नासिक महाराष्ट्र से होता है। उसके बाद कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री में, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास है। लंबाई इसकी 1401 किलोमीटर है। उसके बाद कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कोगाडू जिला कर्नाटक। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी, अमरावती। प्रश्न आता है काबिनी, भवानी, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं, तो आंसर होगा कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है नर्मदा, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। उसके बाद तापी नदी बैतूल महाराष्ट्र, मुल्ताई एक स्थान है, वहाँ से निकलती है। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद लूनी नदी, ये राजस्थान में पुष्कर के पास से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है। उसके बाद बैतरणी नदी नासिक जिले में त्रिंबक की पहाड़ियों से यह निकलती है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम यानी अरब सागर में जाके गिर जाती है। उसके बाद सारावती नदी, जो कि कर्नाटका के शिमोगा जिला से निकलती है। इसी सारावती नदी पर गरसोप्पा यानी जोग प्रपात स्थित है। उसके बाद भरतपुझा नदी, जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे पेनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, जैसा कि बताया था, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है भरतपुझा और यह अरब सागर में जा गिरती है। उसके बाद पेरियार नदी, यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि साउथ में गिरती है। और अगली नदी है पंबा नदी। पंबा नदी, यह भी अन्नामलाई, पेरियार नदी और पंबा नदी तथा भरतपुझा नदी, ये सभी नदियां अन्नामलाई की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। और यह पंबा नदी वेम्बनाड लेक, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है और यह बैक वाटर लेक है। वेम्बनाड झील में गिरती है। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित होने वाली अन्य नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को छोड़ के, जो कि भारत के पूर्वी घाट में प्रवाहित होती हैं, वह हैं स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पास झारखंड से होता है और यह झारखंड में बहते हुए लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। झारखंड में जमशेदनगर या टाटानगर एक शहर है, जो कि इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है, वह इसी नदी के तट पे है। उसके बाद बैतरणी नदी, ये भी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उसके बाद पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली ब्राह्मणी नदी, यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद वामसाधारा नदी, यह भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उसके बाद पेन्नर नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। पालार नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में, महाराष्ट्र चेन्नई के
नीचे यानी साउथ में, चेन्नई के साउथ में प्रवाहित होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद वैगई नदी, वैगई नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की दक्षिणतम नदी है। सबसे दक्षिण में नदी है वैगई नदी, जो कि लगभग रामेश्वरम के पास में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। उसके बाद आइए दोस्तों तुलना कर लेते हैं भारत के हिमालय की नदियों के बारे में और प्रायद्वीप की नदियों के बारे में, कौन कौन सी प्रमुख विभिन्नताएं हैं या विशेष अंतर कौन कौन से हैं। तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय की नदियों का उद्गम हमेशा किसी न किसी ग्लेशियर से होता है और यह नदी बारहमासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां, इनका उद्गम उच्च भूमि या पठार से होता है। ये मुख्यतः मौसमी नदियां होती हैं, इनमें बारिश का पानी बहता है। उसके बाद ये नदियां, जो हिमालय की नदियां हैं, वो पूर्ववर्ती या अनुवर्ती प्रवाह का अनुसरण करती हैं और मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अध्यारोपित पुनर्यौवनित प्रवाह का अनुसरण करती हैं और अरी व आयताकार अपवाह प्रारूप बनाती हैं। उसके बाद जो हिमालय की नदियां हैं वो लंबी नदियां होती हैं और मैदानी भागों में इनका मार्ग कोई निश्चित नहीं होता है, इनका मार्ग विसर्प के आकार का होता है, जबकि प्रायद्वीप की नदियों का मार्ग जो है वो अधिकांशतः छोटा होता है और निश्चित होता है, इनकी लंबाई भी छोटी होती है। हिमालय की नदियों की जो द्रोणी है यानी अपवाह जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि ये प्रायद्वीप की नदियों का अपवाह क्षेत्र और इनकी नदी द्रोणी बहुत छोटी होती है। हिमालय की नदियाँ अभी भी युवाशील हैं, क्रियाशील हैं और अपनी घाटी को लगातार गहरी करती जा रही हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ अब प्रौढ़ हो चली हैं और यह अपनी घाटी को गहरा नहीं कर रही हैं, लगभग आधार तल पे जा पहुँची हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको परीक्षा के लायक बहुत कुछ यहाँ से मिला होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको और भी देखने हैं भूगोल से रिलेटेड, अन्य विषय से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।